सभी लोग आ गए हैं। मैम अभी कुछ एनिमल टिश्यू में सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ये जो आपका टिश्यू, सेल्स, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम, सबसे पहले कौन सी चीज़ सबसे पहले इनिशिएट होती है, उसके बाद किस तरह से हमारा बनता हुआ चला जाता है। यानी अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म हमारी डेवलप हो रही है तो वो छोटी इकाई क्या है, कहाँ से डेवलप होके बनेगी। तो सबसे पहले हम इसको समझ लेते हैं। तो सबसे पहले आपको पता है कि एटम्स होते हैं हमारे पास, इन्वायरमेंट में एटम्स हैं। मार्कर यही है बस, दूसरा बैठ जाओ भाई, आप लोग बारी बारी क्यों आ रहे हो? जल्दी से बैठ जाइए। ऐसे आते रहेंगे तो हो गया, फिर तो आते ही रहेंगे धीरे धीरे। सबसे पहले हमारे एनवायरनमेंट में जो भी हमें दिखाई दे रहा है उसकी सबसे छोटी यूनिट एटम्स हैं। ये हमने जब आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ाया था तब भी ये बताया था। एटम्स हैं, एटम से मिलके हमारा बायोमॉलिक्यूल्स बना। अब बायोमॉलिक्यूल्स, अब सोचने की बात है हमारी बॉडी में कैसे जा रहा है, हमारी बॉडी कैसे डेवलप हो रही है। इस तरह से माइंड में जा रहा है, बातें कोई नहीं करेगा, एकदम शांत होकर बैठिए। तो जो बायोमॉलिक्यूल्स हैं, अब बायोमॉलिक्यूल्स में हमारा प्रोटीन भी आता है, कार्बोहाइड्रेट भी आता है। जितनी चीज़ें हम खाते हैं वो सारी चीज़ें हमारे बॉडी में जाता है। तो इन सब से हमारा प्रोटोप्लाज्म डेवलप होता है। प्रोटोप्लाज्म का मतलब है जीव पदार्थ। हमारे अंदर जैसे आपको पता है एक ऑर्गेनिज से दूसरी ऑर्गेनिज डेवलप होती है, तो दूसरी डेवलप हो रही है, तो जब हम खाते पीते हैं तो उसी से न्यूट्रिशन लेके दूसरी चीज़ हमारी डेवलप हो रही है, यानी प्रोटोप्लाज्म बन रहा है। अब मान लीजिए प्रोटोप्लाज्म बन गया, उसके बाद उसमें सबसे पहले क्या डेवलप होगा? सेल होगा। उसके बाद सबसे पहले सेल बनी। सेल बनने के बाद जब कई सारी सेल्स मिलेंगी तो उसके बाद उससे क्या डेवलप होगा? टिश्यू, यानी ऊतक। कई सारे जब सेल्स बनेंगे तो उसके बाद बन रहा है हमारा सेल से टिश्यू। अब टिश्यू का भी ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग तरीके का होता है। कभी कभी टिश्यू किस तरह से फॉर्म हो रहे हैं, कभी किस तरह से जुड़ रहे हैं, उससे हमारा बनता है ऑर्गन। सबसे पहले हमारा ऑर्गन, जैसे हमारी बॉडी में कई सारे ऑर्गन्स हैं, कोई एक पर्टिकुलर ऑर्गन नहीं है, कई सारे ऑर्गन्स हैं। तो हमारा टिश्यू से उसके बाद क्या बनेगा? ऑर्गन। और ऑर्गन के बाद जब कई सारे ऑर्गन्स मिलेंगे फिर ऑर्गन सिस्टम, फिर सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट पर्सन ह्यूमन बीइंग माना जाता है, तो उसके बाद इसीलिए एग्जाम्पल हमने उसका दिया है। तो आप सबसे पहले यहाँ से ये समझिए कि जो हमारा निर्माण हो रहा है वो कैसे कैसे हो रहा है। यानी एनिमल टिश्यू हम पढ़ने चल रहे हैं तो पहले समझेंगे कि इसका इनिशिएटिव कहाँ से है, कहाँ से इसकी शुरुआत हो रही है। तो इसकी शुरुआत एटम से हो रही है। सबसे पहले एटम हुआ, एटम्स के बाद बायोमॉलिक्यूल्स का निर्माण हुआ उसके बाद प्रोटोप्लाज्म। अजीब पदार्थ हो सकता है, ह्यूमन बीइंग बन रहा है तो हमारा हो गया, नहीं तो बहुत सारे जीव हैं इस दुनिया में, कोई हम ही नहीं है, बहुत सारे जीव हैं, तो इसीलिए इसका नाम दिया गया है प्रोटोप्लाज्म। फिर उसके बाद सबसे पहले एक इकाई बनेगी, यानी सेल, सिंगल सेल। अब सेल में भी कभी कभी होता है यूनिसेलर, मल्टीसेलर, ये भी वर्ड आता है, यूनिसेलर और मल्टीसेलर। ये चल ही नहीं रहा है, भी मार्कर नहीं है। रीना कहाँ गई? सबको सही करो। एक है नहीं, आपके नहीं है मैडम। यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर।
मल्टीसेलुलर, ये आपने समझ लिया कि किस तरह से ये डेवलपमेंट हो रहा है। अब उसके बाद समझने की बात है कि यूनिसेलुलर क्या है, मल्टीसेलुलर क्या है। कई ऑर्गेनिज्म ऐसी होती हैं जो कि सिंगल सेल से ही डेवलप हो जाती हैं, उसे दूसरे सेल की ज़रूरत नहीं है। अगर एक फंक्शन कराना है तो वो सेल दूसरे टाइप की सेल में कन्वर्ट हो जाती है। जैसे स्पंजेस है हमारी, स्पंजेस में क्या होता है, एक सेल मान लीजिए उसको खाना खाना है तो खाना खाने के टाइप में सेल डेवलप हो गई, उसको सांस लेना है तो सांस लेने के टाइप में, इस तरह से चेंज होती चली जाती है। यानी हमारी नीड के अकॉर्डिंग उसका फंक्शन चेंज होता चला जाता है। तो वो यूनिसेलुलर सिंगल सेल से ही उसका लाइफ साइकिल पूरा रन आउट हो जाता है। मल्टीसेलुलर जैसे हम लोग हैं मल्टीसेलुलर है, हमारे पास कई तरह की सेल्स हैं, हमारा अलग अलग हर चीज़ का ऑर्गन वर्क करता है। जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, हमारे पास सब कुछ अलग अलग है, सबके फंक्शन अलग हैं, सारे ऑर्गन हमारे पास अलग अलग हैं। यानी हम लोग क्या है, मल्टीसेलुलर हैं। और वो क्या है, स्पंजेस वगैरह यूनिसेलुलर, यानी एक सेल में ही उनकी लाइफ साइकिल चल रही। जैसे अमीबा होता है, अमीबा देखिए ऐसे रहता है, कभी सिकुड़ के ऐसे हो जाता है, फिर फैलता है, फिर सिकुड़ता होता है ना, तो उसका भी लाइफ चल रहा है। ऐसा नहीं कि उसकी लाइफ नहीं चल रही है, वो भी खाता पीता सारा काम जैसे हम लोग कर रहे हैं बिल्कुल वैसे ही सब कर रहा है, लेकिन उसका काम ऐसे ही चल रहा है, उसका सिस्टम पूरा लाइफ साइकिल इसी तरह से है। अब ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं। ये चलेगा नहीं तो काम कैसे चलेगा। अब सारी चीजें बोल बोल के थोड़ी ना लिखाएंगे, यहाँ पे कुछ चीजें तो लिख के बतानी पड़ेगी। अब बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं। सबसे पहला है सेलुलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जैसे ऑर्गेनाइजेशन हमारा अलग अलग है तो सबसे पहला है सेलुलर ग्रेड, यानी जहाँ पे टिश्यू फॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हमारे पास सेल है, उसी से हमारा काम चल जाएगा। कई सारी सेल्स मिलती हैं तब टिश्यू का डेवलपमेंट होता है। तो जो सेलुलर ग्रेड हैं वहाँ पे, जैसे इसका एग्जांपल स्पंजेस है, वहाँ पे ज़रूरत नहीं है। दूसरा है टिश्यू ग्रेड। अब टिश्यू ग्रेड में स्पंजेस से जो थोड़ा सा और एडवांस होंगी, जैसे हम लोग सबसे एडवांस हैं, उसके बाद ऑर्गन और डेवलप होते चले जाते हैं, तो वो क्या होता है, और एडवांस कैटेगरी में डेवलप होते चले जाते हैं। जब हम लोग एनिमल और प्लांट सेल्स में सब में डिफरेंस पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम ये समझ जाएंगे कि कैसे कैसे डेवलपमेंट होता जा रहा है। जैसे प्लेटेहेल्मिन्थेस है, कॉर्डेटा है, ये सब आपने सुन रखा है। तो जैसे जैसे हम स्पीसीज में ऊपर बढ़ते चले जाते हैं उसका डेवलपमेंट और स्ट्रांग होता चला जाता है। और ऐसे ही जैसे आपका टिश्यू ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें नाइडेरिया एग्जाम्पल है इसका, कि ये स्पंजेस से और एडवांस है। इसका एग्जाम्पल, वहाँ पे टिश्यू की ज़रूरत है, वहाँ पे ऑर्गन नहीं बन रहा है, वहाँ टिश्यू पे ही काम चल जा रहा है नाइडेरिया में। इसके बाद आता है ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम आपका शुरू होता है प्लेटेहेल्मिन्थेस ग्रुप से, प्लेटेहेल्मिन्थेस से कॉर्डेटा ग्रुप तक ऑर्गन बनना हमारा शुरू हो जाता है। सबका फंक्शन अलग अलग होता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे 3 तरह से इसको डिफ्रेंशिएट किया गया है। तो सबसे पहले हमने ये देख लिया कि एनिमल टिश्यू में सबसे पहले हमारा डेवलपमेंट कैसे हुआ। पहली चीज़, इसमें सबसे छोटी इकाई क्या है, किससे मिल मिल के क्या बन रहा है। अगर आपको ये नहीं समझ में आएगा कि सेल के बाद टिश्यू, तो अगर कोई पूछेगा टिश्यू बड़ा होता है कि सेल बड़ा होता है, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे ना। तो जब आपको ये पता होगा कि सेल छोटी इकाई है हमारी, जब कई सारी सेल्स मिलती है तब हमारा क्या बनता है, टिश्यू, यानी ऊतक बनता है। तो हमारा सेल क्या हुआ, छोटा हुआ। जब कई सारे टिश्यूज हमारे मिल जाते हैं तो हमारा क्या बनता है, ऑर्गन। कोई ऑर्गन डेवलप हुआ उसके बाद, और फिर जब ऑर्गन्स भी कई सारे ऑर्गन्स हमारे मिल गए तो हमारा क्या बन जाता है, ऑर्गन सिस्टम। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ रहे हैं, नर्वस सिस्टम पढ़ रहे हैं, ये सारे क्या हैं, सिस्टम, जो ऑर्गन सिस्टम है हमारे पास। जब ये सारे ऑर्गन सिस्टम मिल जाते हैं तो हमारा क्या बन जाता है, ह्यूमन बीइंग, या फिर कोई और ऑर्गेनिज्म। ऐसा जरूरी नहीं है कि ह्यूमन बीइंग ही बनेगा, कोई और ऑर्गेनिज्म डेवलप हो रहा है तो वो भी इसी से हो जाएगा।
कब चलना बंद हो जाएगा कोई भरोसा नहीं है। इसके बाद हमारा आ जाता है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मतलब किस बेसिस पे हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो हमने आपको वहाँ पे इकाई बता दी। अब इकाई में ही हमने आपको पहला बता दिया सेलुलर ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर ग्रेड का एग्जांपल है आपका स्पंजेस। स्पंजेस में सिर्फ सेल पाई जा रही हैं। इसके बाद आ गया टिश्यू ग्रेड। टिश्यू यहाँ पे सिर्फ टिश्यू तक डेवलप होता है, ऑर्गन डेवलप नहीं होता है, सिर्फ टिश्यू तक में उसकी लाइफ साइकिल चलती रहती है। इसका एग्जाम्पल हो गया नाइजेरिया। इसके बाद आपका आ जाता है ऑर्गन ग्रेड। यहाँ पे ऑर्गन डेवलप हो जाता है। ऑर्गन डेवलप होना आपका शुरू होता है प्लेटेहेल्मिन्थेस से लेकर कॉर्डेटा। तीनों के एग्जाम्पल याद हो गए। प्लेटेहेल्मिन्थेस से लेकर कॉर्डेटा तक वहाँ आपका शुरू हो रहा है ऑर्गन का डेवलपमेंट। ठीक है, तीनों के एग्जाम्पल याद हो गए। अभी तक जितना पढ़ा है उसको रिवीजन भी करा दिया मैंने, इसीलिए कि आपके माइंड में सेट हो जाए। इसके बाद आता है हिस्टोलॉजी। कहीं कहीं वर्ड लिखा रहता है हिस्टोलॉजी क्या है, आपसे इसी तरह से पूछा जाएगा, छोटे छोटे वर्ड्स को लेकर। हिस्टोलॉजी, साइटोलॉजी, ये सब छोटे छोटे वर्ड्स पूछे जाते हैं। साइटोलॉजी स्टडी ऑफ सेल्स, जब हम कई सारी सेल्स की स्टडी करते हैं इसको कहते हैं साइटोलॉजी। हिस्टोलॉजी स्टडी ऑफ टिश्यूज़, जितने तरह के हमारे टिश्यूज़ भी कई तरह के हैं, ऐसा नहीं कि हम जैसा समझ रहे हैं एक ही तरह का है। जैसे मान लो कि एक सेल है, सेल के ऊपर जुड़ा और सेल के कभी साइड में जुड़ गया। एक सेल मान लो कि ये हमारे पास सेल्स हैं, ये सेल्स हैं मान लो ऐसे। अब यहाँ पे जुड़ाव कैसे हो सकता है, एक तो इसके ऊपर जुड़ जाए और या तो ऐसे ही जुड़ती चली जाए, ऐसा भी तो हो सकता है, ऐसे ही लंबा होता चला जाए, या तो ये आपका इस तरह से कुछ शेप हो। शेप के डिफरेंस पे भी रहता है कि उसका शेप, जो सेल का शेप है वो किस तरह का है। कभी कभी क्यूबाइडल होता है, कभी इस तरह से होगा, कभी आपका इस तरह से जुड़ता चला जाएगा एक के ऊपर एक। तो जिस तरह से अलग अलग तरह से जुड़ता है और उसका स्ट्रक्चर जैसा होता है, इन सब के बेसिस पे टिश्यू भी आपके अलग अलग तरीके के होते हैं। हम लोग टिश्यू को डीप में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि उससे क्वेश्चंस नहीं आते हैं। बस हमें ये देखना है कि स्टडी ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी, स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड साइटोलॉजी। यहाँ से दो वर्ड हमको याद करके रखने हैं। आपके टिश्यू के टाइप कितने होते हैं? 4 टाइप, मेनली 4 टाइप के। कौन कौन से? जो हमारे ऑर्गन होते हैं उसी बेसिस पे होते हैं, बताइए। एक एपिथेलियल टिश्यू, दूसरा कनेक्टिव टिश्यू, तीसरा नर्वस मस्कुलर टिश्यू। ये 4 तरह के मेन हैं आपको। एपिथेलियल टिश्यू पहला हो गया, दूसरा कनेक्टिव टिश्यू, तीसरा मस्कुलर टिश्यू, चौथा नर्वस टिश्यू। ठीक है, ये 4। अब इसी में अंदर अंदर बहुत सारे आ जाते हैं, जैसे वैस्कुलर आता है। ये सब जितने आपके हैं सब मेनली इसी के अंदर आएंगे, सब थोड़े थोड़े करके, लेकिन मेनली आपके टाइप्स ऑफ टिश्यू 4 हैं। पहला हम जो बता रहे हैं एपिथेलियल। एपिथेलियल उनकी बनावट के हिसाब से होता है कि किस तरह से वो जुड़ रहे हैं, इन सब के बेसिस पे है। दूसरा कनेक्टिव, किस तरह से वो जुड़ रहे हैं, ये हो गया आपका। इसी में आपका ब्लड आ जाएगा और आप जो जो चीज़ें आप पढ़ रहे हैं वो सब इसी में आएंगे। थर्ड है आपका मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर में क्या आता है? जो बोन्स वगैरह की स्टडी आप पूरा करते हैं, मसल्स की स्टडी, बोन्स की स्टडी, ये सारा आपका इसमें आएगा। नर्वस में क्या आएगा? अभी हम एक एक चीज़ लेके पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है कि इसको ऐसे ही छोड़ेंगे, लेकिन मेन तो बाहर से तो नाम अगर ले लिया जाए तो दिमाग में आना चाहिए ना कहाँ की बात हो रही है। जैसे नर्वस है तो नर्वस में कहाँ की बात होगी? सबसे पहले ब्रेन की बात होगी। ब्रेन हो गया, सेरेबेलम हो गया, सेरेब्रम हो गया, मेडुला ऑब्लंगेटा हो गया, इन सब की बात इसमें होंगी कि ये कैसे फंक्शन करता है। जब हम एक एक सिस्टम लेके पढ़ेंगे कि डाइजेस्टिव कैसे कैसे होता है हमारी बॉडी में, कहाँ से कौन सा एंजाइम निकल रहा है, कौन सा प्रोटीन निकलेगा, वो सारी चीज़ें हम इसमें देखेंगे। लेकिन अभी जब एनिमल टिश्यू पढ़ेंगे तो उसकी आउटलाइन ज़रूर देख लेंगे कि हमारा किस तरह से क्या क्या रन करता है। तो 4 तरह के आपके टिश्यू हो गए, ठीक है। टाइप्स ऑफ टिश्यू में लिख लीजिए, नहीं भूल जाएंगे कौन कौन से। 4 टाइप्स
पहले लिखिए 4 टाइप। फर्स्ट वन लिख लीजिए, हिंदी में लिख लीजिए उपकलीय ऊतक। उपकलीय ऊतक इंग्लिश में कहते हैं इपीथेलियल टिश्यू। इपीथेलियल टिश्यू उपकलीय, जैसे कुछ बच्चे हिंदी में पढ़ना चाहते हैं, कुछ इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं, इसलिए दोनों बता रहे हैं। उपकलीय ऊतक इपीथेलियल टिश्यू। सेकंड वन है संयोजी यानी कनेक्टिव टिश्यू। संयोजी सेकंड है, संयोजी यानी कनेक्टिव। थर्ड है पेशीय यानी मस्कुलर टिश्यू। पेशीय, पेशीय यानी मस्कुलर। फोर्थ है तंत्रिकीय। तंत्रिकीय यानी नर्वस, नर्वस टिश्यू। 4 हो गए। अब टाइप्स ये पता होने चाहिए आपको। अब ब्लड की बात करते हैं, ठीक है। पहले ब्लड से कुछ क्वेश्चंस आते हैं, तो ब्लड के बारे में डिटेल पढ़ लेते हैं कि ब्लड में क्या क्या चीज़ें होती हैं। अब ब्लड का सबसे पहले बताइए पीएच। हमने एसिड बेस सॉल्ट खाया था 7.4। याद तो है तुम लोग को थोड़ा थोड़ा। यानी इसका नेचर कैसा हुआ? क्षारीय यानी बेसिक। जब 7 से ज़्यादा होता है तो उसका नेचर क्षारीय होता है, बेसिक हो जाता है, ठीक है। तो 7.4। ये 5-6 का हमें याद भी रखना है, सीधे सीधे लिख के पूछ लेता है, इसलिए हमें याद भी रखना है। डेंसिटी इसकी कितनी होती है? पानी से ज़्यादा होती है कि कम होती है? ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इसकी ज़्यादा होती है, कम होती है, बराबर होती है। पानी की कितनी होती है? 1। वाटर की 1। इसका जो है डेंसिटी 1.04 से लेकर 1.07 तक लाई करती है। ये है इसकी डेंसिटी, यानी पानी से कुछ भारी। ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा सीधे। ये नहीं पूछा जाएगा कितना होता है, पानी से हल्का, पानी से भारी, या पानी के बराबर, या कुछ नहीं। ऐसे ऑप्शन दिया रहेगा, ये नहीं पूछेगा कि कितना होता है, इस तरह से नहीं पूछेगा, ठीक है। अब ब्लड की बात हो गई, ये सब उसके मेन चीज़ें हो गई। अब ब्लड के कंपोनेंट क्या क्या होते हैं? ब्लड प्लाज्मा और ब्लड कैप्सूल्स, जो ये आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स आप पढ़ते हैं, वो इसका पार्ट है, ब्लड कैप्सूल्स का, ठीक है। और बाकी होता है ब्लड प्लाज्मा। 55% आपका ये होता है और 45% ये होता है। इसका भी डिवाइड कर देते हैं मेन 3 टाइप। आरबीसी और डब्ल्यूबीसी और ब्लड प्लेटलेट्स। आरबीसी को और क्या कहते हैं? ब्लड फुल फॉर्म हो गया। ई से क्या कहते हैं? इराइथ्रोसाइट्स। क्या कहते हैं? इराइथ्रोसाइट। ये तो उसका फुल फॉर्म हो गया, रेड ब्लड कैप्सूल्स। इराइथ्रोसाइट्स। ऐसे इसको क्या कहते हैं? ल्यूकोसाइट्स। इराइथ्रोसाइट्स इसको कहते हैं ल्यूकोसाइट्स। जैसे आपसे पूछ लिया ल्यूकोसाइट इज, अब 4 ऑप्शन दे दिए आपको, और पूछेंगे क्या होता है, तो कम से कम दूसरा नाम तो पता ही होना चाहिए। ल्यूकोसाइट्स। इसका थ्रोम्बोसाइट्स। हिंदी में इसका नाम यही होता है, मुझे लगता है इराइथ्रो होता होगा। चलो
बता देंगे क्या होता है इसका। ब्लड कैप्सूल्स को तो कहते हैं रुधिराणु, रुधिराणु, ठीक है। मेडिकल तो कहते हैं क्या, जो दिख नहीं रहा इधर, अरे तुम बोल के बता दे रहे ना। पहले ब्लड कैप्सूल्स है आपका, ऐसे ही अभी रिवीजन कराते हैं। देखिए ब्लड प्लाज्मा, सबसे पहले ब्लड है आपका, ब्लड हो गया आपका दो तरह का, ब्लड प्लाज्मा और ब्लड कैप्सूल्स, ठीक है। अब ब्लड प्लाज्मा आपका 55% ये कवर कर रहा है, ये हो गया 45%। अब 45% में आपका ये तीन तरह का है, RBC, WBC और ब्लड प्लेटलेट्स। अब ये RBC का दूसरा नाम है इराइथ्रोसाइट्स, WBC यानी वाइट ब्लड कैप्सूल्स, इसका दूसरा नाम क्या है, ल्यूकोसाइट्स। इसी तरह से ब्लड प्लेटलेट्स, इसका दूसरा नाम क्या है, थ्रोम्बोसाइट्स, ठीक है। पहले ये ब्लड का पूरा क्लासिफिकेशन है कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, कौन सी नहीं। अब ब्लड का जो कलर होता है वो रेड क्यों होता है, कभी कभी हीमोग्लोबिन के कारण होता है, सही है। अगर हीमोग्लोबिन को हम तोड़ें तो किस चीज़ में टूटेगा, वो हीम प्लस ग्लोबिन टूटेगा ना, ऐसा हीम प्लस ग्लोबिन। तो जो हीम होता है इसकी वजह से रेड होता है हीमोग्लोबिन, ठीक है। अगर आपसे मोटा मोटा क्वेश्चन पूछा जाएगा तो हीमोग्लोबिन आप लगा देंगे, लेकिन अगर इसको भी डिवाइड कर दिया तो आप क्या बताएंगे, रेड कलर होता है हीम की वजह से, ठीक है। हीमोग्लोबिन ठीक है, लेकिन हीम में जो पार्ट है उसकी वजह से। अब हीम आपका बनता कैसे है, दूसरा क्वेश्चन। अभी हीम में ऐसा कौन सा मेटल है जिसकी वजह से ये आपका हीम का प्रोडक्शन हो रहा है, पोरफायरिन प्लस आयरन। मेटल जब पूछा जाएगा, यहाँ मेटल की बात होगी तो वहाँ पे आप क्या बताएंगे, आयरन। अब क्वेश्चन बुक बड़े बड़े नहीं पूछे जाते, अब अंदर अंदर चीज़ें, सिंपल चीज़ें हैं लेकिन छोटी छोटी चीज़ें हम अंदर जाके पूछ रहे हैं। जैसे हीमोग्लोबिन में मान लो पूछ लिया तो इसमें कितने कितने पार्ट्स जुड़ते हैं। अब ये पिछली बार एक क्वेश्चन पूछा गया था, कितने जुड़ रहे हैं। जैसे Hb4, कहीं कहीं देखिए इसका फॉर्मूला क्या लिखा रहता है, Hb4, यानी 4 हीम और ग्लोबिन के कितने, 4। जब 4 दोनों मिल रहे हैं तब जाके हीमोग्लोबिन आपका बन रहा है, उसका फॉर्मूला बन रहा है Hb4, ठीक है। तो यहाँ से आपने सबसे पहले उसका क्लासिफिकेशन देख लिया, क्या क्या चीज़ें हैं इसमें। इसके बाद आपका ये चीज़ हो गया। अब ब्लड प्लाज्मा में होता क्या क्या है, भर गया इंक में, ये इसको सही करके रखा करो, कैसे आधा टाइम तो सही करने में जाएगा तो फिर। इसके बाद देखते हैं अब आपका जो ब्लड प्लाज्मा होता है, पहले उसके बारे में देख लेते हैं। तो ब्लड प्लाज्मा आपका ये जो 55% है, अब ये 55% किससे किससे मिलके बना हुआ है। सबसे पहले अब सिर्फ ब्लड प्लाज्मा की हम बात करेंगे, इसकी बात अभी नहीं करेंगे, अभी सिर्फ ब्लड प्लाज्मा। ब्लड प्लाज्मा आपका एक तो पहली बात ब्लड का 55% ये कवर कर रहा है, उसमें भी ये जो 55% है वो क्या चीज़ है, 91% वाटर है इसमें, जो 100% है उसमें भी 91% क्या है, वाटर। और 9% में क्या है, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक सब्सटेंस। सबसे पहले ये समझ लीजिए कि अगर कोई चीज़ हमारे जैसे ब्लड में क्या होता है, ब्लड क्या करता है, सप्लाई लाइन है। ये क्वेश्चन कभी ये भी पूछा जाता है कि सप्लाई लाइन क्या है। सप्लाई यानी जो सप्लाई करता है सब चीज़ की, ब्लड के थ्रू ही हमारा ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हार्मोन, सब चीज़ें इधर की उधर ट्रांसपोर्ट होती रहती पूरे ऑर्गन में, इसीलिए इसको कहते हैं सप्लाई लाइन ऑफ द बॉडी। ये सप्लाई लाइन है। अब यहाँ से आपका जैसे 91% ये वाटर हो गया, ब्लड प्लाज्मा में ये येलो कलर का होता है, कभी कभी इसका कलर पूछ लेते हैं, तो ये येलो कलर हो गया। अब ये 91% वाटर हो गया। अब 9% में इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक जो होगा आपका वो क्या होगा, उसमें जो जो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, उसके जो टर्म्स पाए जाएंगे वो सब क्या होगा, ऑर्गेनिक सब्सटेंस। और ये इनऑर्गेनिक में क्या होगा आपका, इसका नेचर बेसिक होता है,
इसका नेचर बेसिक है। यानी बेसिक है तो कुछ ऐसी चीज़ होगी जो उसके नेचर को बेसिक बना रही है। कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि इसका जो बेसिक नेचर है किस वजह से है। तो बेसिक नेचर के लिए इसमें सोडियम क्लोराइड यानी NaCl और सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, फॉर्मूला से भी याद रखिए, नाम से भी। सोडियम क्लोराइड NaCl सोडियम बाइकार्बोनेट की वजह से ब्लड प्लाज्मा का जो नेचर है वो क्षारीय होता है। इसमें जो इनऑर्गेनिक वाला कंपोनेंट है वो होता है NaCl की वजह से और सोडियम बाइकार्बोनेट से। पहला क्वेश्चन। दूसरा, ये जो क्षारीय नेचर है वो किसकी वजह से है, उसमें आप आंसर देंगे सोडियम क्लोराइड और सोडियम बाइकार्बोनेट के कारण। अब ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस में क्या क्या है? ऑर्गेनिक सब्सटेंस यानी इसमें जो प्रोटीन पाई जाएगी, प्लाज्मा में प्रोटीन्स होंगी कुछ, वो आपका क्या होगा? ऑर्गेनिक सब्सटेंस। कौन कौन सी प्रोटीन होती है इसमें? एल्बुमिन, ग्लोबुलिन और थ्रोम्बोप्लास्टिन और फाइब्रिनोजन, 4 होती हैं, नोट कर लीजिए। पहला है एल्बुमिन, नोट करा दीजिए, उधर लिख दो क्या? यहाँ लिख देते हैं, नोट कर लीजिए और क्या। एल्बुमिन, ग्लोबुलिन और प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन। सेवन टू 8% इसको कहते हैं प्लाज्मा प्रोटीन। ये क्या है? प्लाज्मा प्रोटीन। इनमें जब नाम में पूछा जाएगा तो ये क्या चीज़ है आपकी? 7 to 8% प्लाज्मा प्रोटीन। इसमें ही ये जो 9% है, इन 9% में से कुछ तो इनऑर्गेनिक हो गया, कुछ ऑर्गेनिक हो गया। यानी जो 9% में से 7 to 8% आपका क्या कवर कर रहा है? प्लाज्मा प्रोटीन। उसमें भी आपकी एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन, ये 4 हैं। अब इसमें भी सबसे ज़्यादा कौन सी होती है? कभी कभी ये भी पूछता है, सबसे ज़्यादा कौन सी है? एल्बुमिन। क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं। अब इसमें थोड़ा सा रट्टा भी लगाना होगा बीच बीच में, क्योंकि नाम तो मैंने बता दिया। अब कौन सी ज़्यादा होती, कौन सी कम होती, थोड़ा तो आपको याद करना ही पड़ेगा। और सिस्टमैटिक बिल्कुल याद करेंगे तो याद हो जाएगा। अगर कभी इधर याद करेंगे, कभी उधर याद करेंगे तो याद नहीं होगा। इसीलिए सबसे पहले मैंने ये बताया है आपको। उसके बाद ब्लड प्लाज्मा पे जा रहे हैं कि उसमें कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, तो बिल्कुल पॉइंट वाइज याद करेंगे तो याद हो जाएगा। तो अभी तक कितना चीज़ें आपने देखी? ब्लड प्लाज्मा 55% है, पहली चीज़। दूसरा, इसमें भी 91% क्या है? वाटर। और 9% में आपका इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। इनऑर्गेनिक में आपका क्या है? सोडियम क्लोराइड और सोडियम बाइकार्बोनेट। ऑर्गेनिक सब्सटेंस आपका क्या कवर कर रहा है? प्लाज्मा प्रोटीन 7 to 8%। इसमें 4 तरह की आपकी प्रोटीन आ गई। अब सबका थोड़ा थोड़ा सा वर्क है, उसको एक बार देख लीजिए। जो आपका एल्बुमिन है ये सबसे छोटी है लेकिन सबसे अधिक है, सबसे छोटी है। यानी साइज में अगर पूछेगा तो सबसे छोटी और सबसे अधिक। यानी अगर सिर्फ 7 to 8% में से कौन सा सबसे ज़्यादा कवर कर रहा है, यानी 55% आपका है एल्बुमिन। सबसे छोटी है लेकिन जो है ज़्यादा कवर कर रहा है उसका। एक चीज़ ये हो गया। दूसरा, ये आपका जो है ग्लोबुलर है, यानी ग्लोबुल्स के जैसा है और सॉल्युबल है, उसमें सॉल्युबल हो जाता है। और ये प्लाज्मा में, प्लाज्मा का ये जो जल है उसमें कोलाइड्स जैसा रहता है, यानी पूरी तरह से सॉल्युबल नहीं हो पाता। थोड़ा थोड़ा सा कोलाइड के फॉर्म में आपको दिखेगा, जैसे गाढ़ा गाढ़ा सा दिखाई देता है ना, तो उस तरह से रहेगा। सॉल्युबल तो रहेगा लेकिन पूरी तरह से सॉल्युबल नहीं रहेगा। कोलाइड के फॉर्म में प्लाज्मा में घूमता रहेगा ऐसे। ये चीज़ है। ग्लोबुलिन क्या करता है?
ग्लोबुलिन जो होता है हमारा, ये शरीर को सुरक्षा प्रदान करता है। कभी कभी हम लोग खाना खाते हैं तो क्या करते हैं, कुछ जैसे खाना हमने ऐसा खा लिया जिसमें कुछ बैक्टीरिया है, वायरस है, इस टाइप का भी तो हो जाता है ना। तो अगर हमारी बॉडी में गया है तो कहीं ना कहीं कुछ तो ऐसा होगा जो बचाएगा, कोई प्रोटीन ऐसी होगी जो उससे डिफेंस करेगी अंदर। तो ग्लोबुलिन का काम यही होता है कि वो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है और जो हमारे पास बैक्टीरिया, वायरस जो हमारे अंदर चले गए हैं उससे डिफेंस करता है। तो ये काम कौन कर रहा है, ग्लोबुलिन, ये डिफेंस काम करता है। इसको एंटीबॉडी प्रोटीन भी कहते हैं, इसका दूसरा नाम भी नोट कर लीजिए, एंटीबॉडी प्रोटीन। एंटीबॉडी प्रोटीन, क्योंकि ये जब रक्षा करता है तो एंटीबॉडी प्रोड्यूस कर रहा है, इसलिए इसका नाम है एंटीबॉडी प्रोटीन। और दूसरा नाम है गामा ग्लोबुलिन, गामा ग्लोबुलिन। थर्ड नाम है इम्यूनोग्लोबुलिन, गामा ग्लोबुलिन और इम्यूनोग्लोबुलिन। एंटीबॉडी पहला, गामा ग्लोबुलिन थर्ड, इम्यूनो ग्लोबुलिन। एंटीबॉडी ग्लोबुलिन, गामा ग्लोबुलिन और इम्यूनोग्लोबुलिन, ये तीन नाम है और ये डिफेंस करता है। जैसे आपसे पूछ लिया, इम्यूनोग्लोबुलिन इज नोन एज ग्लोबुलिन और वर्क इसका क्या है, डिफेंसिव मैकेनिज्म, यानी डिफेंस का काम करता है। इस तरह से होगा इसका। इतनी चीज़ें समझ में आगे, इरेज करते हैं इसको। एक बार रिवीजन कर लो शॉर्ट में। ब्लड आपका दो तरह का हो गया, ब्लड प्लाज्मा और ब्लड कैप्सूल। ब्लड प्लाज्मा आपका 55% कवर कर रहा है, ये 45%। ये आपका तीन तरह का हो गया, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और ब्लड। फर्स्ट आपका हो गया आरबीसी का दूसरा नाम है इराइथ्रोसाइट, इसके बाद डब्ल्यूबीसी का नाम है ल्यूकोसाइट, इसका नाम है थ्रोम्बोसाइट, ये हो गए इसके नाम। इसके बाद ब्लड प्लाज्मा में देखते हैं, ब्लड प्लाज्मा में आपका 91% वाटर है, 9% में ही आपका इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक है। इनऑर्गेनिक में आपका सोडियम क्लोराइड हो गया, सोडियम बाइकार्बोनेट हो गया। और जो आपका ऑर्गेनिक कंपोनेंट है इसमें 7 to 8% प्लाज्मा प्रोटीन हो गई। प्लाज्मा प्रोटीन में भी आपकी 4 तरह की प्रोटीन हो गई, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन और थर्ड क्या है, प्रोथ्रोम्बिन और इसके बाद फाइब्रिनोसिन। इसमें भी एल्बुमिन आपकी साइज में सबसे छोटी है लेकिन सबसे ज़्यादा है, यानी 55%। अगर 7 to 8% में अगर इसका 55% यानी कितना होगा, लगभग 4 to 5%, यानी जो 7 to 8% है उसका लगभग 5% आपका एल्बुमिन प्रोटीन ही है। इसके बाद आपका ग्लोबुलिन प्रोटीन हो गया, थर्ड है प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोसिन। एल्बुमिन हो गया, ग्लोबुलिन क्या करता है, डिफेंसिव मैकेनिज्म करता है, इसके तीन नाम और हो गए, रक्षा करने के लिए, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करता है इसलिए एंटीबॉडी ग्लोबुलिन हो गया, इम्यूनोग्लोबुलिन हो गया और गामा। ठीक, इस तरह से ही आप रन करेंगे तो आपको बिल्कुल पॉइंट वाइज याद रहेगा। अब इसके बाद आता है यूरेमिया। क्या है यूरेमिया, कभी बीमारी सुनी है यूरेमिया? जैसे नाम से ही लग रहा है यूरेमिया, यानी कुछ यूरिया की बात हो रही है। ब्लड में जब यूरिया की मात्रा ज़्यादा बढ़ जाती है, किडनी जब डिसऑर्डर, किडनी में कुछ हो जाता है तो प्रॉपर वर्क नहीं करती है, तो हमारे ब्लड में यूरिया की मात्रा ज़्यादा बढ़ जाती है, तो उस समय पे हमें यूरेमिया की प्रॉब्लम हो जाती है। ये होता है किडनी डिसऑर्डर से। इसके बाद डिसॉल्व गैसेस, कभी कभी पूछता है कि जैसे हमारे ब्लड में, जैसे हम लोग ऑक्सीजन वगैरह लेते रहते हैं, जो 100 ml वाटर है इसमें मान लीजिए कि ब्लड
प्लाज्मा में 91% वाटर है, अभी आपने पढ़ा। तो अगर 100 ml वाटर की हम बात करें तो इसमें नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, O2 कितना होगा। सबसे पहले डिजॉल्व गैसेस, हमारे अंदर ये जो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड सब ले रहे हैं, तो ये हमारा एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन जाता रहता है, निकलता रहता है, पूरा सिस्टम ऐसे चलता रहता है ना। हम O2 ले रहे हैं, CO2 बाहर निकाल रहे हैं, तो ये सब जो हमारे बॉडी में जा रहा है तो कहीं ना कहीं हमारे ब्लड में ये डिजॉल्व हो रहा है। तो ब्लड प्लाज्मा में हमारा 91% वाटर है, तो उसमें भी अगर 100 ml अगर हम वाटर कंसीडर करें 0.29 ml O2 होता है, 0.5 ml CO2, 0.5 ml नाइट्रोजन। इतना हमारा डिजॉल्व गैसेस होता है कि अगर हम ब्लड प्लाज्मा में 100 ml में कंसीडर करेंगे तो O2 हमारा 0.29 हो गया, CO2 0.5 हो गया, नाइट्रोजन 0.5 हो गया। इतना गैसेस हमारे अंदर डिजॉल्व होकर यहाँ से वहाँ जाती रहती है। इसके बाद ये जो डिफेंसिव कंपाउंड हमारे पास, ये एंटीबॉडीज अभी आपने पढ़ा, इम्यूनोग्लोबुलिन, इसमें लाइसोजाइम भी वर्ड एक आता है कभी कभी, लाइसोजाइम, ये भी डिफेंस करने का काम करता है। जैसे ही बैक्टीरिया वायरस हमारे अंदर जाते हैं तो लाइसोजाइम नाम का एंटीबॉडी निकलता है, वो हमें हेल्प करता है इनको किल करने में। लाइसोजाइम हो गया, नाम सुन लीजिए, अगर ऑप्शन में आया तो आपको याद आ जाएगा। लाइसोजाइम हो गया और प्रोपार्डिन, दो नाम आपको याद रखने हैं। अभी ये प्रोपार्डिन बहुत पूछा जा रहा है कि प्रोपार्डिन प्रोटीन ये हमारा डिफेंस में यूज़ हो रहा है, हमारे अंदर से निकल रहा है, जो कि हमें हेल्प कर रहा है किसमें, डिफेंस में। लाइसोजाइम और प्रोपार्डिन, दो नाम आपको याद रखना है। और इम्यूनोग्लोबुलिन अभी पढ़ाई दिया है, वो भी डिफेंस में हेल्प कर रहा है आपका। एंटीबॉडी ग्लोबुलिन ये हेल्प कर रहा है। तो ये 3-4 नाम आपको, जैसे 4 दे दिए, अब 4 के बाद ऑप्शन दे दिया ऑल, दे दिया ना ऑल, तो पता चला आपने लाइसोजाइम सुना नहीं है, तो आप कहेंगे लाइसोजाइम तो होता नहीं, सिर्फ इम्यूनो होता है। तो आप क्या करेंगे, इम्यूनो को तुरंत टिक लगा दें। लेकिन लाइसोजाइम भी होता है, प्रोपार्डिन भी होता है, और गामा ग्लोबुलिन भी हो रहा है, इम्यूनोग्लोबुलिन भी होता है ये, और एंटीबॉडी ग्लोबुलिन। ये 5 नाम आपको तुरंत याद होने चाहिए, ये डिफेंसिव के लिए हैं। एक बार और रिवाइज कर लीजिए, एंटीबॉडी ग्लोबुलिन और इम्यूनोग्लोबुलिन और गामा ग्लोबुलिन, लाइसोजाइम और प्रोपार्डिन। आपको 4 नाम याद होने चाहिए कि एज अ डिफेंसिव मैकेनिज्म ये यूज हो रहा है। इसके बाद है एंटीकोगुलेंट। अब एंटीकोगुलेंट का क्या मतलब है, एंटीकोगुलेंट पहले बताइए, कोगुलेंट का क्या मतलब होता है। कोगुलेट करना, जब हमें चोट लगती है तो क्या होता है, धीरे, दर्द तो होता ही है, वो तो ठीक है, सबको होता है, धीरे धीरे ब्लड जो हमारा निकलता है धीरे धीरे जमने लगता है, होता है ना, थोड़ी देर बाद, थोड़ी देर तो खून बहता है, उसके बाद वहाँ कोगुलेशन स्टार्ट हो जाता है। कोगुलेशन मतलब जमना, यानी हमारा ये जो ब्लड बह रहा है थोड़ी देर में कोगुलेट कर जाएगा। ये किसकी वजह से हो रहा है, ब्लड प्लाज्मा की वजह से। तो ब्लड प्लाज्मा की वजह से ही कोगुलेट हो जाता है हमारा ब्लड। और एंटी कोगुलेंट का मतलब, कहीं भी अगर एंटी लगा दिया जाता है तो इसका मतलब क्या होता है, उसका उल्टा। एंटी मतलब उल्टा, तो उसके आगे लिखा है एंटी कोगुलेंट, यानी कोगुलेंट का उल्टा। यानी कोगुलेंट मतलब जमना, एंटी कोगुलेंट मतलब ना जमना, मतलब तो यही हुआ ना। अब ना जमना का मतलब ये हो रहा है कि हमारे अंदर जो ब्लड है कहीं ऐसा ना हो वो जम जाए, ये भी तो बात है। हमारे अंदर ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से ब्लड हमारा जम नहीं रहा, ये भी क्वेश्चन को पूछा जाता है। हमारे कनेक्टिव टिश्यू की मास्ट सेल से लगातार हिपैरिन नाम की प्रोटीन निकलती रहती है, जिसकी वजह से हमारा ब्लड नहीं जमता है। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया, हिपैरिन। कनेक्टिव टिश्यू की मास्ट सेल से लगातार हिपैरिन नाम की प्रोटीन निकलती है, जिसकी वजह से हमारा ब्लड नहीं
जलता है। सेंटेंस इस तरह से याद रखना है उसको, यानी दो क्वेश्चन दो तरह से पूछ लिया जाए कि ब्लड किसकी वजह से नहीं जमता है, तो हिपैरिन प्रोटीन की वजह से पहला। दूसरा विच इज एंटी कोगुलेंट, 4 ऑप्शन दे दिए आपको, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, फाइब्रिनोजन, हिपैरिन, 4 ऑप्शन दे दिए आपको। अब आपको टिक करना है कि कौन सा सही है। तो आपको याद रखना है हिपैरिन, जिसकी वजह से हमारा ब्लड नहीं जमता, इस तरह से ऑप्शन देंगे उसको। ये सारी चीज़ें आपकी हो गई किसकी, ब्लड प्लाज्मा की। ब्लड प्लाज्मा में इतनी चीज़ें, ठीक है। इसके बाद पढ़ते हैं ब्लड कैप्सूल्स, यानी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और ब्लड प्लेटलेट्स। हेमाटोक्रीट, एक वर्ड आता है हेमाटोक्रीट। इधर कुछ लिखेंगे नहीं, चिंता मत करिए, थर्ड लिख दिया बस, मेन अभी इधर लिखेंगे। हेमाटोक्रीट क्या है, स्टडी ऑफ दी ब्लड कैप्सूल, स्टडी ऑफ दी ब्लड कैप्सूल। जैसे हेमाटोलॉजी पढ़ लिया आपने, साइटोलॉजी पढ़ लिया, ऐसे ही हेमाटोक्रीट वर्ड भी आता है, स्टडी ऑफ दी ब्लड कैप्सूल। सबकी स्टडी पता होनी चाहिए। हिंदी में यही नाम होता है हेमाटोक्रीट। अगर अब इतनी इतनी चीज़ों का हिंदी ढूंढेंगे तो हो गया, फिर तो जहाँ ज़रूरत है वहाँ हिंदी भी बताए। कितने बच्चे हिंदी वाले हैं इसमें, ऊपर से जा रहा है, समझ नहीं आ रहा, अच्छा आ रहा है, कितना अच्छा आ रहा है। अरे भाई, इससे ज़्यादा हिंदी नहीं की जा सकती है, अब तो कोशिश करके हिंदी करते हैं। चलो मैं अगले टर्म से कोशिश करूंगी कि सबका हिंदी इंग्लिश में नाम बताऊं, लेकिन अब किसी बुक में इतना मिलता नहीं है कि हिंदी इंग्लिश आपको सारी चीज़ों का बताया जा सके। अगर आप कोई भी बुक देखिए तो ठीक है, टर्मिनोलॉजी जितनी होती है सब इंग्लिश में लिखी है। जैसे आपका अभी देखिए एल्बुमिन, वो एल्बुमिन ही लिखा है, हिंदी में ए बना देते हैं, ऐसे लिख देंगे, लेकिन लिखा क्या रहेगा, एल्बुमिन ही लिखा है। वो ऐसा नहीं होगा कि हिंदी में उसका नाम कुछ और हो जाएगा, ऐसा नहीं। कुछ चीज़ों का होता है 2-4 का, लेकिन उसी को हिंदी में लिख देते हैं, बस होता कुछ नहीं है, वही चीज़ है, ठीक है। तो जहाँ हिंदी में वर्ड होगा वहाँ हम आपको बताएंगे कि हिंदी में भी वो चीज़ है, ठीक। हेमाटोक्रीट हो गया। अब आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और ब्लड 3 तरह का होता है। तो सबसे पहले आरबीसी को समझ लेते हैं कि आरबीसी मतलब रेड ब्लड कैप्सूल जो है आपका, इसका दूसरा नाम बताओ, अभी बताया था मैंने। आरबीसी का नाम बताइए। अब पन्ना पलट लिया इतनी ही देर में, 4 बार रिवीजन कराया है इसलिए। इराइथ्रोसाइट, अब तक रट जाना चाहिए। थोड़ा सा पढ़ो लेकिन उतना रट के जाओ, इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, इतना पढ़ो लेकिन अच्छे से पढ़ो। इराइथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट और थ्रोम्बोसाइट्स ऐसे याद होना चाहिए। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ब्लड प्लेटलेट्स, और इधर इराइथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स और थ्रोम्बोसाइट्स, ऐसे रटा होना चाहिए। अब आरबीसी कहीं लिखा हुआ नहीं मिलेगा, अब इराइथ्रोसाइट ही पूछा जाएगा। आरबीसी तो बहुत दिन से बच्चे पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं। तो सबसे पहले आरबीसी पढ़ लो। आरबीसी में कुछ चीज़ें मैंने आपको बता भी दी हैं अभी। आरबीसी में अभी सबसे पहले क्या क्या बताया है आपको। सबसे पहले ये जो वर्टिब्रेट होते हैं, वर्टिब्रेट में ही पाया जाता है आपका आरबीसी, उसके ब्लड में। किसी किसी का खून देखिए रेड नहीं होता है ना ऐसा। जो रेड कलर हो रहा है ये आपका आरबीसी में जो हीम है उसकी वजह से हो रहा है। और ये आरबीसी जो पाई जा रही है वो किस में है, वर्टिब्रेट में है। इन वर्टिब्रेट में उनका ब्लड रेड नहीं होता है,
जैसे आप काकरोच को कभी मार के देखिए, कभी रेड निकलता है उससे? कभी नहीं निकलता। तो ऐसा थोड़ी ना है उसके अंदर ब्लड नहीं है, उसके ब्लड का कलर रेड नहीं है बस, बाकी ब्लड है उसके पास भी, सब कुछ है, लेकिन कलर नहीं है उसका। वाइट निकलेगा, कभी आप देखिए तो वाइट कलर का दिखेगा। डिटेक्शन वगैरह कुछ नहीं किया, इंटर कर चुके सब काकरोच का, उसका निकाला नहीं कुछ भी। क्या क्या होता है, मैंडिबल वगैरह जाने 4-5 पार्ट होते हैं ना, हाथ वाथ सब निकाल के रख देते हैं सब उसका। मुझे तो इतने साल हो गया तब भी याद है अभी तक। 4 चीज़ें ऐसे निकाल के लगवा देते हैं पूरा, काकरोच बेचारा किनारे हो जाता है। फिर फ्रॉग का किया है किसने? किया है फ्रॉग का? फ्रॉग का भी जैसे कर देते हैं, उसमें कौन सी लेयर होती है? पेरिकार्डियम। अरे ये क्यों ना पूछे, लेयर तो याद होनी चाहिए। चलो कटना नहीं याद है, हाँ करवा देंगे, ढक लेंगे। जो जहाँ करना चाहिए वहाँ करो। पेरिकार्डियम जो उसकी लेयर होती है, हार्ट के ऊपर उसके जो होती है, हार्ट की लेयर भी निकाल के दिखानी होती है, और उसके थोड़ा साइड से कट करते हैं, कभी भी हम बीचों बीच नहीं करते हैं। जैसे अभी आप आगे जाके मान लो डॉक्टर बनोगे जो बायो वाले हैं, तो जो हम लोग का ऑपरेशन होता है, जैसे होता है ना, कट करने का तरीका होता है, कहाँ से कट करना है, तो यही सब तो पढ़ाया जाता है उसमें कि आपको कहाँ से करना है, नहीं कहीं से भी करते रहो फिर तो ये साइंस यही है कि वो सब चीज़ें समझिए। चलो आरबीसी में आ जाओ फिर। अच्छा बताइए, मेल्स में ब्लड ज़्यादा होता है कि फीमेल्स में? कितना होता है हम लोग में? कितना ब्लड है? 5 to 6 लीटर। 5 to 6 लीटर एक स्वस्थ पर्सन के पास पूरी बॉडी में 5 to 6 लीटर ब्लड होता है। उसमें भी जो है मैन के पास ज़्यादा होता है, फीमेल्स के पास थोड़ा कम होता है। उनका देखिए हीमोग्लोबिन थोड़ा डाउन ही होता है, और उसमें भी देखिए 11 के आसपास ही रहता है, और मेल का स्टार्ट होता है 11 से लेकर 16 तक, और फीमेल का 12 तक ख़त्म हो जाता है, 9 से लेकर 12 तक। तो उनका हाई है ऐसा, तो उनके पास। और यहाँ पे देखिए 54 लाख mm क्यूब का मतलब है उसका लेंथ, ब्रेथ, हाइट तीनों। अगर हम किसी का एरिया का ले लेते हैं, मान लो हमारे एरिया का इतना सा अगर हम कट करते हैं, तो इतने से कट करने में, जैसे कट करने का मतलब है कि हमारे पास लेंथ भी होगी। mm क्यूब का मतलब क्या है? 3 डायमेंशन, यानी उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। जैसे स्किन है तो स्किन में थोड़ी सी मोटाई भी तो होगी हल्की सी, तो वो क्या हो गया? ऊंचाई हो गई। इसीलिए इसको कहा गया mm क्यूब, यानी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। अगर हम 1 mm क्यूब को अगर कट करें तो वहाँ पे 54 लाख आरबीसी हमारे पास मेल्स में होती है, और फीमेल्स में 48 लाख मिलीमीटर क्यूब। ये इसकी प्रेजेंस है कि कितना कितना होता है। थोड़ा थोड़ा प्रेजेंस भी नोट करिए। इसके बाद ब्लड के एक बूंद में आपका 26 करोड़ होता है आरबीसी। ब्लड के एक बूंद में 26 करोड़ आरबीसी होती है। ये आपका वृत्ताकार होता है और बाई कॉन्केव होता है, बाई कॉन्केव होता है। इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। वृत्ताकार हो गया और केंद्रक नहीं है, और बाई कॉन्केव। कॉन्केव कैसा होता है? कुछ ऐसा। और कॉन्वेक्स कैसा होता है? इसको कहते हैं उत्तल लेंस। इसको कहते हैं उत्तल लेंस। देखिए बीच में मोटा होता है, साइड में पतला होता है, यानी ये कॉन्वेक्स लेंस है। कॉन्केव यानी अवतल। अवतल आपका साइड में मोटा होता है और बीच में पतला होता है। इसके बाई कॉन्केव होने की वजह से हीमोग्लोबिन बहुत अच्छे से अपना इसमें फैल सकता है। हीमोग्लोबिन कैसे फैल रहा है ये भी पूछा जाता है, क्यों है ऐसा? बाई कॉन्केव होने की वजह से। और इसमें केंद्रक शुरू में नहीं पाया जाता है, ठीक है।
केंद्रक नहीं होता है, नहीं शुरू में रहता है, सॉरी केंद्रक नहीं रहता है। जैसे ही आरबीसी का निर्माण शुरू होता है उस समय पे केंद्रक रहता है, लेकिन जैसे इसका लाइफ टाइम बढ़ता चला जाता है केंद्रक खत्म हो जाता है। शुरू में जब केंद्रक होगा तो उसके पास माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, गोल्जी बॉडी सब कुछ होगा। केंद्रक यानी न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में हमारी ये सारी चीज़ें होती हैं, सब कुछ होता है, पूरा फंक्शन। और धीरे धीरे जब हमारा केंद्रक खत्म होना शुरू होता है तो ये सारी चीज़ें भी डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। बाद में ये केंद्रक विहीन हो जाता है, इसके पास केंद्रक नहीं होता। यानी आरबीसी आपकी गोलाकार हो गई और केंद्रक नहीं होता है, लेकिन शुरू में होता है, ठीक है। उस समय पे ये सारी चीज़ें होती हैं आपकी। इसके बाद आपका आरबीसी में जो है हीमोग्लोबिन जो पाया जा रहा है, अगर हम उसको डिवाइड करें हीम प्लस ग्लोबुलिन, तो हीम की वजह से इसका ब्लड कैसा होता है, रेड। जो रेड हो रहा है वो हीम की वजह से हो रहा है। और अगर 100 ml हम ब्लड लेते हैं तो उसमें कितना हीमोग्लोबिन होता है, 100 ml में 15 ग्राम। ये याद कर लीजिए कि 15 ग्राम। अगर 100 ml हम किसी का ब्लड ले रहे हैं तो उसमें 15 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है, ठीक है। रेड कलर हो गया। इसके बाद हीम का फॉर्मेशन, अभी आपको क्लास के स्टार्टिंग में बताया था कि ये जो हीम बन रहा है, हीमोग्लोबिन, इसके बाद हमने इसको क्या किया, ब्रेक कर दिया, हीम प्लस ग्लोबिन। अब ये हीम की वजह से क्या हो रहा है, रेड कलर। और हीम आपका किससे बना है, पोरफायरिन प्लस आयरन, यानी हीम आपका बन रहा है पोरफायरिन और एफी यानी आयरन की वजह से, ये चीज़ है। इसके बाद 4 मॉलिक्यूल हीम के और 4 इसकी मिलके 4 इसके, इसी में लिख दें क्या, 4 4 इसके मिलके क्या बन गया, हीमोग्लोबिन, जिसका फॉर्मूला है Hb4। इस तरह से आपको मिलेगा। कभी पूछ लिया हीमोग्लोबिन का फॉर्मूला क्या है, Hb4। तो इस तरह से 4 मॉलिक्यूल, जैसे ऑप्शन में दे दिया हीमोग्लोबिन कितने हीम से मिलकर कितने ग्लोबिन से बन रहा है, ऑप्शन दे दिया 1 2 3 4, तो आप कौन सा लगाएंगे, 4, यानी 4 उसमें हीम है, 4 ग्लोबिन है, जिसकी वजह से हीमोग्लोबिन बन रहा है, जिसका फॉर्मूला है Hb4। हीम की वजह से रेड कलर होता है, जो कि हीम बन रहा है आपका पोरफायरिन प्लस आयरन की वजह से, आयरन मेटल इसमें वर्क कर रहा है। और 100 ml ब्लड में कितना हीमोग्लोबिन होता है, अभी बताया है, बताओ, 15 ग्राम। जो चीज लिख नहीं रहे हैं उसको भी याद करो कि सारी चीजें लिखेंगे थोड़ी। 100 ml ब्लड में कितना हीमोग्लोबिन है, 15 ग्राम। इसके बाद आरबीसी की बात करते हैं। आरबीसी पहले बताइए, आरबीसी कम होती है कि ज़्यादा होती है, आरबीसी छोटी होती है कि बड़ी होती है, गलत जवाब। आरबीसी हमारी ज़्यादा होती है, लेकिन साइज में हमारा जो डब्ल्यूबीसी है, डब्ल्यूबीसी हमारा कम है लेकिन साइज में बड़ा है। ऐसे याद करना है, जो डब्ल्यूबीसी है आपका वो 1 mm³ में 5 से 9 हज़ार है बस। और यहाँ कितना था, लाख में था, 54 लाख और 48 लाख था। और वो डब्ल्यूबीसी कितना है, 5 से 9 हज़ार। 1 मिलीमीटर³ में 5 से 9 हज़ार है, लेकिन साइज में बड़ा है। आरबीसी की अपेक्षा साइज में बड़ा है लेकिन क्वांटिटी में कम है, ठीक है। अब इसको इरेज करते हैं, डब्ल्यूबीसी स्टार्ट करते हैं। आरबीसी में कितनी चीजें रिवाइज की, सबसे पहले आरबीसी यानी रेड ब्लड कैप्सूल्स इराइथ्रोसाइट, पहली चीज। दूसरी चीज आरबीसी आपका 48 लाख पर mm³ और 54 लाख पर mm³। और ये किससे मिलके बना है, हीमोग्लोबिन है आपका। और इसका साइज कैसा है, ये गोलाकार है, केंद्रक विहीन है, पहली चीज। और बाई कॉन्केव है, पहला ये चीज। नेचर कैसा है इसका, बाई कॉन्केव। और इसमें कितना चीज क्या है आपका, यहाँ पे ये हो गया 54 और 48, मेल में 54 हो गया, फीमेल में 48। ये इसका ये हो गया
इसके बाद हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन ब्रेक हुआ तो हीम प्लस हीम, ये कलर के लिए है और ये प्रोटीनियस पार्ट है इसको प्रोटीनियस पार्ट कहते हैं जो ग्लोबिन है आपका। तो हीम आपका रेड कलर यानी हीम की वजह से, और ये बना है पोरफायरिन प्लस आयरन से। इसके बाद इसके चार मॉलिक्यूल मिलके हीमोग्लोबिन का निर्माण कर रहे हैं। इसका फॉर्मूला है Hb4 और 100 ml ब्लड में 15 ग्राम हीमोग्लोबिन है। इतनी चीज़ें पॉइंट वाइज याद रखना। जितनी बार आप पढ़ेंगे और पॉइंट वाइज देखेंगे उतने ही पॉइंट आपको याद होते चले जाएंगे। फिर उसमें आप और चीज़ें ऐड करते करते चले जाएंगे तो आपका जो नॉलेज है वो बढ़ता चला जाता है। एकदम से नहीं बढ़ता। एकदम से आप सोचिए कि ब्लड बिल्कुल पढ़ लें, ब्लड अगर सही से पढ़िए तो इतनी मोटी बुक तो ब्लड की है, तो आपको इतने की ज़रूरत नहीं है। आपको जितने की ज़रूरत है आप उतना ही पढ़ेंगे, लेकिन पॉइंट्स बहुत हैं, पॉइंट्स की कमी नहीं है, लेकिन हमें कितने पॉइंट चाहिए बस उतने ही जो हमारे एग्जाम में आए, उससे ज़्यादा की ज़रूरत हमें नहीं। आप WBC का दूसरा नाम बताइए। याद हो गया आप लोग को? 5 से 9,000 साइज में बड़ा और क्वांटिटी में कम। साइज में बड़ा है लेकिन क्वांटिटी में कम है, और ये रंगहीन है और ये केंद्रकीय है, यानी इसमें केंद्रक पाया जाता है। आरबीसी में केंद्रक नहीं होता है, सिर्फ शुरू में होता है। जैसे ही वो बनता है उस समय पे केंद्रक है उसके पास, लेकिन जब वो टाइम उसका कंप्लीट होता है तो केंद्रक उसका खत्म हो जाता है। आरबीसी का लाइफ टाइम कितना होता है? 120 दिन। 120 दिन में आरबीसी खत्म हो जाती है। और डब्ल्यूबीसी 1 से 4 दिन, बस 1 से 4 दिन में खत्म हो जाता है, फिर से बनना शुरू होता है। ये काम चलता रहता है लाइफ टाइम। और ब्लड प्लेटलेट्स का 8 से 10 दिन। अभी तीनों को लिखवा देंगे। तीनों का लाइफ टाइम आरबीसी का तो बहुत पूछा जाता है, हर छोटे छोटे एग्जाम में पूछ लेता है। तो इसमें आपको पहले क्या हो गया, केंद्रकीय होता है। इसमें सबसे पहले डब्ल्यूबीसी का दूसरा नाम लिपोसाइट्स हो गया। ये साइज में बड़ा हो गया और इसमें केंद्रक पाया जाता है। ये केंद्रकीय है। 5 से 9,000 पर mm³ पाया जा रहा है। और ये 2 तरह का हो गया आपका, एक ग्रैनुलोसाइट्स और एक अग्रैनुलोसाइट्स। इसके बेसिस पे ये 5 तरह के होते हैं। इसमें 3 तरह के 3 टाइप्स और इसमें 2 टाइप्स। ग्रैनुलोसाइट्स में लिख लीजिए कौन कौन से हैं। एसिडोफिल्स, बेसोफिल्स और हेट्रोफिल्स। एसिडोफिल्स एसिडोफिल्स को इओसिनोफिल्स भी कहते हैं। बेसोफिल्स हो गया, और हेट्रोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स। कभी कभी ये पूछ लेता है कि बेसोफिल्स इसमें आता है या इसमें आता है। इस तरह से अलग अलग बस नाम के बेसिस पे ही पूछ लेता है कौन सा ग्रैनुलोसाइट्स है, कौन सा अग्रैनुलोसाइट्स में है। तो आपको ऐसे नाम से याद रखना है, ए बी फिर हेट्रोफिल्स। ए मतलब एसिडोफिल्स, फिर बेसोफिल्स, फिर हेट्रोफिल्स। दिख नहीं रहा, देख लीजिए एक बार। एसिडोफिल्स
फिर बेसोफिल्स, एसिडो मतलब एसिड से कंपेयर करिए, एसिडोफिल्स, फिर बेसोफिल्स, फिर हेट्रोफिल्स, ऐसे याद करिए। और इसका दूसरा नाम हो गया इयोसिनोफिल्स और इसका नाम न्यूट्रोफिल्स। ये तो इसके 3 तरह हो गए। नाम जरूर याद रखने, कौन सा किसमें किस टाइप का है, बस इजी सा क्वेश्चन यही पूछ लेता है, कौन सा किसका है। लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स, 2 टाइप जो इसके हैं वो इधर हैं। अब इसमें आपको बस ये याद रखना है इधर साइड कौन सा है और इधर साइड कौन सा है। तो ग्रैनुलोसाइट्स में ये 3 हो गए, अग्रैनुलोसाइट्स में वो हो गए। इसमें कणिका पाई जाती है, ये कणिका विहीन है। इस तरह से इसको बाइफरकेट किया जाता है कि उसमें कणिकाएं हैं, इसमें कणिकाएं नहीं हैं। ग्रैनुलो मतलब ग्रैनुल्स यानी कणिका, और इसमें क्या है, कणिकाएं नहीं पाई जाती। तो नहीं पाए जाने में लिम्फोसाइट्स हो गया और मोनोसाइट्स हो गया। 2 एग्जाम्पल आपके ये हो गए। इसमें एक ही न्यूक्लियस पाया जाता है, ये भी चीज़ है। यहाँ पे एक ही न्यूक्लियस है, मोनोन्यूक्लियर है, मोनोन्यूक्लियर है, कणिकामय है, ये कणिका विहीन है। अब सबके बारे में 2-2 लाइन देख लेंगे कि कौन सा चीज़ क्या है क्या नहीं। पहले उसका नाम सही से देख लीजिए, कौन सा किस में है। ऐसे मोटा मोटा देखा जाए तो 5 टाइप हैं, 5 ऐसे हैं अगर ऐसे नाम से पूछ लिया तो। लेकिन अगर बाइफरकेट करके पूछेगा तो 2 टाइप्स हो गया, आपका ग्रैनुलोसाइट्स हो गया, दूसरा अग्रैनुलोसाइट्स हो गया। ग्रैनुलोसाइट्स में ये 5 नाम हैं, 3 नाम हैं और इधर 2 नाम। पहले यहाँ ए से स्टार्ट करेंगे, ए से ही याद रखिए, ए फॉर एसिडोफिल्स, बी से बेसोफिल्स, फिर हेट्रोफिल्स अलग, हेट्रोफिल्स हो गया। इसका दूसरा नाम हो गया इयोसिनोफिल्स। ये भी नाम बहुत फेमस है, ये मत समझिए कि बस यही नाम फेमस है, जितना ये फेमस है उतना ही ये फेमस है, और ये तो कुछ ज़्यादा ही फेमस है। इसको लोग नहीं जानते हैं, इसको जानते हैं। न्यूट्रोफिल्स नाम खूब ज़्यादा जानते हैं, हेट्रोफिल्स कोई जानता है। इसके बाद हो गया लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स। अब एक के बारे में देख लीजिए। सबसे पहले एसिडोफिल्स। एसिडोफिल्स 2 से 4% WBC का होता है। इसमें आपका जैसे कई लोगों को इम्यूनिटी हो जाती है, एलर्जी हो जाती है और हाइपर सेंसिटिविटी हो जाती है। ये सब चीज़ें जब होती हैं तो इसको जो है, जैसे किसी को मान लीजिए एलर्जी है तो ये क्या होगा कि उस समय पे एसिडोफिल्स की संख्या बढ़ी होगी। कभी कभी आप अपना चेकअप कराइए, जैसे एलर्जी हो जाती है, मान लीजिए हमको किसी धूल से, मिट्टी से किसी को हो जाती है, उस समय पे आप जब अपना चेकअप कराएंगे, जैसे दाने निकल रहे हैं आपको, तो जब जाएंगे आप WBC RBC सबका चेकअप कराते हैं ना, ब्लड टेस्ट कराने जा रहे हैं ऐसे बोलते हैं ना, तो उसमें क्या होता है, ये सब नाम लिखे होते हैं। कभी ध्यान से अपनी रिपोर्ट देखिएगा, उसमें आपका ये सब नाम लिखे होंगे। तो वहाँ पे अगर आपको एलर्जी हुई है तो एसिडोफिल्स जो 2 से 4% WBC का होता है, 2 से 4% का मतलब क्या हुआ, जैसे 5 से 9,000 है, मेन इतना है ना, तो उसका 2% निकाल लीजिए। यानी अगर इससे ज़्यादा बढ़ा हुआ है तो उस समय पे हमें क्या होगा, एलर्जी हुई होगी। ऐसे जो टेस्ट करते हैं वो ऐसे ही समझते हैं, उनको नंबर याद है, अगर उस नंबर से ज़्यादा है तो वो आपको क्या बता देंगे कि आपको एलर्जी इस समय पे हुई है। हाइपर सेंसिटिविटी, एलर्जी, ये सारी प्रॉब्लम कब होगी, जब आपका एसिडोफिल्स का नंबर यानी इयोसिनोफिल्स का नंबर बढ़ जाएगा, तब वहाँ पे आपको ये बीमारी हो जाएगी। बेसोफिल्स आपका 0.5 से 2% होता है, ये बेसिक होता है, ये एसिडिक है, ये बेसिक स्ट्रेन का है। इसमें आपका इयोसिन का कलर ले लेता है, ये इयोसिन का कलर लेता है, यानी इसका कलर ऑरेंज और ये पिंक, ये सब कलर रहता है। ये मेथिलीन ब्लू का कलर रहता है, बेसिक होता है मेथिलीन ब्लू कलर का दिखाई देता है, और ये 0.5 से 2% होता है, ये 2 से 4% WBC का होता है। इसके बाद आपका आ जाता है न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स आपका फैगोसाइटोसिस नेचर का होता है, ये मोस्ट रिएक्टिव होता है। हमारे पास अगर कोई जैसे मान लीजिए बैक्टीरिया वायरस आ गया तो ये तुरंत एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करेगा, उसे किल कर देगा। फैगोसाइटोसिस, जहाँ भी वर्ड ये लिखा होगा इसका मतलब है कि जो हमारे पास बाहर से आए हुए जो तत्व होंगे जो हमारी बॉडी नहीं ले रही है
उसको क्या करे, खा जाए। फैगो मतलब ही खाना होता है, फैगोसाइटोसिस यानी वो जो बेकार सेल्स हैं उनको खा जाए। साइटोसिस मतलब उसकी सेल्स को, और फैगो मतलब खाना, उसकी सेल्स को खा जाए। तो जो सेल्स हमारे पास जैसे बैक्टीरिया वायरस है तो उनके पास भी तो सेल्स हैं, लेकिन उन्हें भी जो किल कर जाए तो वो सब क्या कर रही हैं, फैगोसाइटोसिस। वो काम कौन करता है, न्यूट्रोफिल्स। यानी जो सेल्स हमें ज़रूरत नहीं है उसको हटाने का काम कौन कर रहा है, न्यूट्रोफिल्स। उसका काम हटाने का है जो सेल्स हमें यूजफुल नहीं है। इसके बाद लिम्फोसाइट्स हो गया। लिम्फोसाइट्स का भी काम यही होता है कि जब हमारे बाहर से कुछ चीज़ें आ जाए, हमें अपना रक्षा करना हो तो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करता है। वो कैसे हटाएगा, कुछ ना कुछ प्रोड्यूस करेगा ना उसके अगेंस्ट में। जब हम लोग क्या करते हैं, इंजेक्शन वगैरह लगवाने जाते हैं, डोज वगैरह भी हुआ था ना, कोरोना हुआ था, तो हम लोग क्या करवाने गए थे, बाद में वैक्सीनेशन कराने गए थे, तो उसने क्या किया था, उसका एंटीडोट हमें दे दिया था पहले से कि अगर वो वायरस हमारे अंदर आए तो लड़ने के लिए पहले से वायरस हमारे पास मौजूद हो। तो जैसे अगर हमारी बॉडी में अगर हमारे बैक्टीरिया वायरस आ गया तो वो ये सब सेल्स क्या करती हैं, एंटीबॉडी तुरंत प्रोड्यूस कर देती हैं, यानी अपनी सेना भेज देती हैं, हाँ ठीक है जाओ तुम लड़के आओ। तो ये सब सेना क्या है, एंटीबॉडीज़ हैं। ऐसे चाकू वाकू थोड़ी ना भेजेंगे, उसी फॉर्म में, जिस फॉर्म में सेल्स वहाँ पे आ रही हैं उसी फॉर्म में वो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करना शुरू कर देती हैं कि उसका जो इफ़ेक्ट है वो उतना ज़्यादा दिखाई ना दे और हमें उससे नुकसान ना हो पाए। लेकिन कभी कभी हमारी एंटीबॉडीज़ वीक पड़ जाती है। जब हमारा शरीर में ये सारी चीज़ें, मान लो न्यूट्रोफिल्स हमारे पास कम है तो वो उस हिसाब से सेव नहीं कर पाएंगे। होता यही है, जो बीमारी हमारी लगती है हमको ऐसे ही लगती है, लेकिन हम लोग उसको समझ नहीं पाते। अगर न्यूट्रोफिल्स हमारे पास कम होगा, अगर उसका नंबर हमारे पास कम हो गया है तो बाहर से वो डिफेंस नहीं कर पाएगा और हमें प्रॉब्लम हो जाएगी, सीधी सी बात है। ऐसे ही आपका ब्लड प्लेटलेट्स है, थर्ड है आपका ब्लड प्लेटलेट्स। ये इसका मेन काम है ब्लड क्लॉटिंग का। ब्लड प्लेटलेट्स जो काम करता है उसका मेन काम क्या है, ब्लड क्लॉटिंग। यानी जब भी हमें कहीं चोट लग जाती है तो उसके ब्लड को वहाँ क्लॉट करने का काम कौन करता है, ब्लड प्लेटलेट्स। उसका काम क्या है, ब्लड क्लॉटिंग। तो ब्लड प्लेटलेट्स का रोल कहाँ है, क्लॉटिंग में, ठीक है, यानी ब्लड को क्लॉट कर थ्रोम्बस निकालता है जिसकी वजह से वो जो है ब्लड की क्लॉटिंग हो जाती है। अब लाइफ स्पैन लिख लीजिए, किसका कितना कितना होता है। आरबीसी का होता है 120 दिन लाइफ टाइम, आरबीसी का लिखिए 120 दिन। डब्ल्यूबीसी का 1 से 4 दिन, 1 से 4 दिन। डब्ल्यूबीसी में भी आपने दो चीज़ें पढ़ी हैं, ग्रैनुलोसाइट्स और अग्रैनुलोसाइट्स। ये जो 1 से 4 दिन है ये किसका है, ग्रैनुलोसाइट्स का। यानी ये जो 3 चीज़ें लिखी हैं इनका कितना है, 1 से 4 दिन, 120 दिन। आरबीसी का 120 दिन और डब्ल्यूबीसी में भी 1 से 4 120 दिन हो गया इसका। 1 से 4 दिन वो भी है ग्रैनुलोसाइट्स का। अग्रैनुलोसाइट्स का कुछ डेज से लेकर कुछ मंथ, यानी हमारी ये वाली जो होंगी लिम्फोसाइट और मोनोसाइट, ये 1 से 4 दिन में ख़त्म नहीं होंगी। इनको ख़त्म होने में कुछ दिन से कुछ महीने लग जाएगा। ऐसे अलग करके भी पूछ सकता है कौन सा किस कैटेगरी में जाएगा। जैसे मान लो दे दिया बेसोफिल्स का लाइफ टाइम कितना होगा, तो आप क्या ऑप्शन लगाएंगे, 1 से 4 दिन। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया मोनोसाइट का लाइफ टाइम कितना होगा, तो आपको दिया होगा कुछ डेज से कुछ मंथ तक, यानी वो मंथ तक जाएगा, डेज में ख़त्म नहीं होगा। ऐसे ही ब्लड प्लेटलेट्स का है 8 से 10 दिन। एक ये हो गया, एक ये हो गया, और ब्लड प्लेटलेट्स इसका है 8 से 10 दिन। ये हो गया इसका लाइफ टाइम। अब बात आती है कि जो जैसे मान लीजिए कि ये सब आपका आरबीसी, ये सब जो मर रहा है
धीरे धीरे मर रहा है तो जाएगा कहाँ? बात तो इसकी भी आती है ना कि हाँ ठीक है, आरबीसी मान लीजिए 120 दिन में मर गई, अब वो कहाँ जा रही है? ये भी तो बात है कि हमारी बॉडी से निकलता है। ऐसा तो खून होता नहीं कि हम 100 दिन में या 4 दिन में चेंज कराते रहते हैं, ऐसा तो नहीं होता। तो जो सेल्स हमारी मर रही है वो कहाँ जा रहे हैं? सोचने की तो बात ये भी है। बताओ कहाँ जाती है? स्प्लीन में। किसी ने आंसर दिया, सही दिया, स्प्लीन में। स्प्लीन को इंग्लिश क्या कहते हैं? प्लीहा। और एक चीज़ और कहते हैं तिल्ली, ये हमने पढ़ा था आज, प्लीहा या तिल्ली। स्प्लीन को कहते हैं ग्रेवयार्ड यानी कब्रिस्तान। इसी में हमारी जितनी सेल्स हैं ये सब जो डेड होती हैं सब वहीं जाके इकट्ठा होती रहती हैं। फिर उसका काम होता है उसको ब्रेक डाउन करना और धीरे धीरे हमारे बॉडी से उसको अलग करना, और हमारी नई सेल्स डेवलप होती रहती हैं। तो यहाँ से हमें क्वेश्चन ये याद करना है कि जब ये सब हमारी सेल्स ख़त्म हो रही हैं तो हमारी सेल्स कहाँ जा रही हैं? स्प्लीन में यानी प्लीहा, वहीं पे जाके ये सब खत्म होती है। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछ लिया ग्रेवयार्ड ऑफ द बॉडी इज नोन एज स्प्लीन, तब आपको इस तरह से याद करना है कि हमारी बॉडी का कब्रिस्तान कौन है? स्प्लीन। यानी हमारी बॉडी में सब है, कब्रिस्तान भी है, सब कुछ है, जितनी चीज़ें हैं सब हमारे अंदर ही हैं। हमारे अंदर कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जैसे कभी कभी एसिडिटी हो जाती होती है ना, तो ये कैसे होती है? हमारे ही खाने पीने से होती है, ऐसा कुछ नहीं होता है। हम जो खाते पीते हैं HCl बढ़ गया, मान लो बेसिसिटी हो गई, बेसिसिटी नुकसान नहीं करती लेकिन एसिडिटी नुकसान कर जाती है हमेशा। तो हमें इसीलिए बोला जाता है एसिडिक चीज़ें हम कम खाएं, नहीं तो एसिडिटी तुरंत हो जाती है। तो सब हमारे खाने पीने से, हमारे नेचर की वजह से ही सब कुछ होता है, हमारी बॉडी की वजह से ही सारी चीज़ें चलती रहती हैं। अब एक चीज़ बस थोड़ा सा और देख लीजिए, फंक्शन ऑफ ब्लड। ये जो ब्लड है इसका काम क्या है? पहला एक काम बताइए, ब्लड का काम क्या है? जो हमारे अंदर ब्लड है उसका काम क्या क्या है? बॉडी क्या सर्कुलेट, वो तो है ही, हो ही रहा है। सोचो 5 से 6 लीटर तक ब्लड है सबके पास, और काम क्या कर रहा है ये तो सोचो। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल्स। अब मटेरियल्स में आपका ऑक्सीजन भी आ जाएगा, हार्मोन्स भी आ जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड भी आ जाएगा, ये सब, यानी इसका मेन हेडिंग हो गया ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द मटेरियल। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल में ये सारी चीज़ आ जाएगी, यानी जो हम ऑक्सीजन ये सब ले रहे हैं ये ब्लड के अंदर ही घुल के एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन सीधे चला जा रहा है, उसके लिए अलग से चैनल नहीं है। इन ब्लड से ही, ब्लड सेल्स होती बहुत महीन महीन होती हैं, उसके अंदर से ही सब डिजोल्व होकर हमारे बॉडी में सब जगह जाता रहता है। देखिए हमारे पास नर्वस सिस्टम, यहाँ ब्रेन है, कभी कभी क्या होता है कि पता चला ऑक्सीजन यहाँ नहीं जाती, कमी हो जाती है ऑक्सीजन की। अगर हमारे पास नर्वस सिस्टम में ऑक्सीजन नहीं जा पाया तो क्या होता है कि हमारा धीरे धीरे विकास रुक जाता है, सांस लेना हमारा कम होने लगता है धीरे धीरे, क्योंकि हमें ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं मिल पा रहा। जब प्रॉपर नहीं मिल पा रहा हमारा दिमाग काम करना बंद कर जाएगा। हमारे जितने भी पार्ट्स हैं सबको ऑक्सीजन चाहिए, सब जगह ऑक्सीजन जाता है। अभी नर्वस सिस्टम आप पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे करोड़ों में आपके नर्व सब जगह फैले हुए हैं। जैसे यहाँ पे तुरंत दबाया जाता है, तुरंत सूचना यहाँ पहुँचती है ना, विदिन सेकेंड। ऐसा नहीं होता है कि वो मतलब टाइम लगता है, यहाँ किसी ने छुआया नहीं कि यहाँ दिमाग पे गया, तुरंत होता है ना, तुरंत पता चल जाता है। उसके लिए ऐसा मैसेज चिट्ठी विट्ठी थोड़ी लिखी जाती है। तो ये सब कैसे होता है? ये नर्व्स की वजह से ही होता है। हमारे अंदर ये जो इंद्रजाल पूरा फैला है नर्वस सिस्टम, तो इसी की वजह से तुरंत सूचना चली जाती है। कभी कभी देखिए लोग 50-60 साल के हो जाते हैं तो उनका सेंस खत्म होने लगता है। ऐसा होता है ना कुछ लोग, कि कुछ लोग सेंस को नहीं समझ पाते, यानी वहाँ की जो नर्व्स हैं वो काम करना बंद कर देती है। बंद कैसे कर रही हैं? उनको प्रॉपर ऑक्सीजन, ये जितना ट्रांसपोर्टेशन है उस सेल तक पहुँच नहीं पा रहा है। जब उस सेल तक नहीं पहुँच पाता है तभी वो धीरे धीरे वर्क करना कम करने लगती हैं। तो हमारी सेल्स का वहाँ पे वो सिस्टम हमारा खराब होने लगता है। तो इसलिए हमको अपनी बॉडी के बारे में बहुत अच्छे से जानना है कि हमारी बॉडी में कौन सी चीज़ है कौन सी नहीं। जब हम अच्छे से जान जाएंगे तो मेरे ख्याल से तब प्रॉपर थोड़ा सा ध्यान तो देंगे। जब हम नहीं जानेंगे तो ध्यान नहीं देंगे। जैसे अगर हमें पता होगा किस किस चीज़ में एसिड पाया जाता है और हमें एसिडिटी होगी तो क्या प्रॉब्लम होगी, तो हम उसके बाद एसिडिक चीज़ें लेना कम कर देंगे, सीमित में लेंगे जितना हमें नुकसान ना करे। जब हमें नॉलेज होगा तभी ऐसा करेंगे ना। इसीलिए हम लोग सारी चीज़ें हमारा, जैसे प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट, फैट हो गया, ये सब हम लिमिटेड लेते हैं, बिल्कुल उसका एप्रोप्रिएट अमाउंट है।
कि हमें इतना ही लेना है। कैलोरी का भी फिक्स है, हमें पूरे दिन में इतना कैलोरी लेना है। अगर हम ज़्यादा लेंगे तो क्या हो जाएगा, मोटे होते जाएंगे धीरे धीरे, हमारा जो फंक्शन होगा हम लेज़ी होते जाएंगे। जब ज़्यादा कैलोरी ले ली तो हमारा शरीर काम उतना नहीं करेगा। तो ये सब इसी वजह से होता है, सब कुछ एप्रोप्रिएट। तो एक हो गया ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द मटेरियल, दूसरा रोग से बचाव। रोग से बचाव यानी हमारे पास ये जितने रोग हमारे लग रहे हैं उनसे डिफेंस, अभी तक इतनी देर से हम जो बता रहे हैं आपको कि एंटीबॉडीज प्रोड्यूस कर रहा है, ये सब डिफेंस मैकेनिज्म अप्लाई कर रहा है, ये सब क्या है, रोग से बचाव। यानी हमारे पास जैसे WBC में हमने कई चीज़ें आपको बताई कि कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि हमें रोग से बचाव करें। रोग से बचाव करना मतलब एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करना। जो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करेंगी वो सब डिफेंस मैकेनिज्म में यूज़ हो रही है और हमें रोग से बचा रही हैं। तो ये सब ब्लड के थ्रू ही एक जगह से दूसरे जगह जाता है। तो रोग से बचाव का काम भी कौन कर रहा है, ब्लड कर रहा है। इसीलिए और थर्ड आपका क्या है, शरीर की सफाई। जैसे RBC आपका 120 दिन में मर गया, WBC 1 से 4 दिन में मर गया, तो वो सिर्फ RBC हमारे शरीर से इस तरह से बाहर नहीं निकलता है। हमारे पास जो ऐसे प्रोडक्ट हैं, मेटाबॉलिज्म होती है हमारे अंदर, तो जो अनवांटेड मटेरियल हैं वो सब भी, जैसे स्वेटिंग होती है हमें, तो क्या होता है, स्वेटिंग ना हो तो भी दिक्कत है ना। तो इसीलिए हम पानी खूब पीते हैं कि हमारा स्वेटिंग हो, पानी खूब अच्छे से पीते हैं जिससे कि हमारा मेटाबॉलिज्म प्रॉपर चले और हमारा बॉडी अच्छे से वर्क करे और हमारा शरीर में जितना भी सफाई का ज़रूरत है वो सब प्रॉपर होता रहे टाइम टू टाइम। शरीर ताप का नियंत्रण, हमारा जो बॉडी का टेम्परेचर है वो भी मेंटेन करने का काम कौन कर रहा है, ब्लड कर रहा है। हमारा जितना हमें बॉडी में टेम्परेचर की ज़रूरत है उतना ही मेंटेन करके रखता है। चोट का उपचार, जैसे हमें चोट लग जाती है तो क्या होता है, ब्लड प्लेटलेट्स क्या करता है, क्लॉटिंग कर देता है तुरंत। मान लीजिए ब्लड क्लॉटिंग अगर ये ना हो पाए तो क्या होगा, हमारे चोट का उपचार नहीं हो पाएगा और हमारे शरीर में जो ब्लड है वो धीरे धीरे इतना कम हो जाएगा कि हम जो है काम करना हमारा बंद हो जाएगा। तो इसीलिए जब चोट लगता है तो हमारा पहला काम होता है कि जो खून निकल रहा है उसको किसी तरीके से पहले रोक दिया जाए कि हमारा ऐसा ना हो कि सारा खून निकल जाए। इसीलिए तुरंत कहीं पे भी देखिए एक्सीडेंट होता है तो उसको तुरंत पहले हॉस्पिटल पहुंचाने का काम किया जाता है कि जो इसका ब्लड बह रहा है पहले उसको रोक दिया जाए, क्योंकि जो ब्लड में ब्लड प्लेटलेट्स हैं वो इतनी जल्दी वर्क नहीं करती, उसमें भी टाइम लगता है। ऐसा नहीं होता है कि जैसे अगर ब्लड क्लॉटिंग हो रहा है तो ऐसा नहीं होगा तुरंत हो जाएगा। तो उसमें डॉक्टर क्या करता है, ड्रेसिंग वगैरह करके उसको प्रॉपर कर देता है कि जिसकी वजह से तुरंत ये आपका जो ब्लड बह रहा है वो रुक जाए, वो करता है ना ये। इसके बाद है क्लॉटिंग हो गया और शरीर ताप का नियंत्रण हो गया। तो आपने आज कितनी चीज़ें पढ़ ली। सबसे पहले आपकी छोटी इकाई क्या है, कैसे कैसे ह्यूमन का पूरा डेवलपमेंट हुआ। इसके बाद आपने सेल देख लिया, टिश्यू देख लिया, साइटोलॉजी क्या है, हिस्टोलॉजी क्या है, हेमाटोक्रीट क्या है, ये सब देख लिया। कितने तरह के आपके टिश्यू हैं वो देख लिया। RBC आपका किसी तरह का है, ब्लड प्लाज्मा क्या है आपका, और RBC क्या है, WBC क्या है, ब्लड प्लेटलेट्स क्या है, सबका लाइफ टाइम कितना कितना होता है। मोटा मोटा थोड़ा थोड़ा इतनी चीज़ें आपने देख लिया। उसमें से मैंने उतनी ही चीज़ें बताई हैं जो आपके एग्ज़ाम में आएंगी। बस इसको 2 बार 3 बार जितनी चीज़ें आपने पढ़ी है इसको 2 बार 3 बार बस रिवाइज करते जाइएगा। नहीं, बायो पढ़ने में अच्छा लगता है लेकिन उड़ता भी उतनी ही स्पीड से है।